साहब मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मुकर्रर हुआ है और बातचीत होगी, हल निकल आएगा। आपको 1 नवंबर सुबह में हम मुलाकात कराएंगे, मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता कराएंगे। जब बुनकर की बात आती है तो लगता है लोगों को कि साहब किसी खास मजहब के लोग ही इस कारोबार में लगे हुए हैं। अगर मुसलमान इस सनत का ताना है तो हिंदू इस सनत का बाना है, या सिर्फ दोनों लोग अगर अड़े रहेंगे तो निश्चित है कि टेबल पर बात फिर फेल हो जाएगी। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोज तोप और मिसाइल दागे जाते हैं, मगर वार्ता का क्रम भी तो चलता है ना। बुनकरों की बेमियादी हड़ताल हुई स्थगित, मगर फ्लैट रेट के लिए जारी रहेगा आंदोलन। बुनकरों ने कहा मांगे नहीं पूरी हुई तो दीपावली के बाद फिर करेंगे मुर्री बंद। आखिर क्यों नहीं सुन रही सरकार? कहां है गतिरोध? क्या है अड़चन? क्या होगा बनारसी साड़ी और उनसे जुड़े बुनकरों का भविष्य? इन सुलगते सवालों पर आज बात करेंगे बुनकर बिरादराना तंजीम के प्रवक्ता इशरत उस्मानी से। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। लगभग एक पखवाड़े से अधिक वक्त से चल रही बुनकरों की हड़ताल अब स्थगित हो गई है, लेकिन हड़ताली बुनकरों का कहना है कि हड़ताल स्थगित हुई है, आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा। ये फैसला बुनकरों के दो संगठनों ने लिया है, बुनकर बिरादराना तंजीम और बनारसी वस्त्र उद्योग से जुड़े बुनकरों ने, और यह साफ कर दिया है कि हड़ताल स्थगित करने का फैसला सिर्फ आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर किया गया है, जिससे बुनकरों को, खासकर गरीब बुनकरों को भी तकलीफ ना हो और आम आदमी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन साथ में यह भी कह दिया है, या यूं कहिए कि एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी और फ्लैट रेट पर बिजली देने की मांग नहीं मानी गई तो दीपावली के बाद एक बार फिर बेमियादी मुर्री बंद का ऐलान कर दिया जाएगा। हड़ताल आखिरी हथियार होता है। आखिर क्या वजह है कि बुनकर इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल पहले ही दौर में कर रहे हैं? हड़ताल न तो सरकार के लिए मुनासिब है और न ही बुनकरों के लिए और न ही प्रदेश के पूरे हथकरघा उद्योग के लिए और ख़ासकर बनारसी साड़ी के लिए। ये आप सब जानते हैं कि बनारसी साड़ी उद्योग की क्या स्थिति है। पहले से ही तमाम समस्याओं को झेल रहा ये उद्योग, ये कारोबार तबाही और बर्बादी के कगार पर है। अगर इस तबाही और बर्बादी के तारों को और खींचा गया, इसमें और तनाव पैदा किया गया, तो निश्चित जान लीजिए कि आने वाले दिनों में बुनकरों के सामने मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन एक सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हड़ताल स्थगित की गई है, और क्या दोबारा हड़ताल की ज़रूरत पड़ी तो इसी शक्ल में, इतनी ज़बरदस्त एकजुटता के साथ मुर्री बंद फिर से उसी शक्ल में जारी होगा या नहीं होगा? इन तमाम सुलगते हुए सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इशरत उस्मानी साहब। इशरत उस्मानी साहब के बारे में हम अब आपको बता दें कि ये प्रवक्ता हैं बुनकर बिरादराना तंजीम के और इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में रहे हैं। उस्मानी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन वजहों से ये करीब 18 दिन तक चली है आप लोगों की हड़ताल, अब अचानक स्थगित करने का क्या फैसला? बुनकर थक गए हैं या कोई और वजह, कोई आश्वासन मिला है? सबसे पहले तो मैं अपनी बातें रखने के लिए आपने मुझे बुलाया, निमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है, देखिए सबसे पहले ये कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत प्रचलित नारा है, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है, हमने चूँकि इस स्टेट में भी, उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है जिसको लीड कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो हम बुनकरों ने ये समझा था, ये सोचा था, और जैसा कि बहुत प्रचार तंत्र में ये ज़ोर शोर लगाया जा रहा है कि जन सामान्य के मुद्दों को लेकर ये सरकार बहुत सेंसिटिव है, बहुत उन चीज़ों को गंभीरता से लेती है। तो हमने भी अपनी एक जायज़ मांग के लिए, जो शासनादेश आया था 4 दिसंबर सन 2019 को, कि जिसके तहत हमारी बुनकरों के लिए फ्लैट रेट व्यवस्था को समाप्त करके यूनिट बेस्ड बिलिंग के लिए हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था। मगर कोरोना काल के बाद जब इन मुद्दों को हमने अप्रोच किया और संबंधित विभागों के पास गए, मंत्रियों के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, हमें हमेशा यही आश्वस्त किया जाता रहा कि नहीं, आपके हक में हम फैसले लेंगे और हम भी चाहते हैं कि ये सनत पनपे आगे बढ़े। मगर कागज़ों पर जब कोई ऐसा शासनादेश नहीं आया तो मजबूरन हमने हड़ताल की। और जैसा कि शोर किया जा रहा था कि जन सामान्य के मुद्दों को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है, तो क्या तजुर्बा रहा ये तो आपका सरकार के बारे में? 15 अक्टूबर को मजबूरन हमने 3 अक्टूबर को, वैसे तो हम लोगों ने कई बार अप्रोच किया, हथकरघा सचिव रमा रमन जी हैं, उनसे भी मुलाकात की गई, कपड़ा मंत्री जी से फ़ोन पर भी वार्ता हुई, और कपड़ा मंत्रालय से संबद्ध जितने भी अधिकारी गण थे सबको अप्रोच किया गया, लखनऊ जाया गया, पत्राचार किया गया, कई राउंड की मीटिंगें हुई, सिर्फ हमें आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। फिर हम लोगों ने एक 3 अक्टूबर को एक अल्टीमेटम के लिए हम लोगों ने बैठक की, जिसमें हमने ये सोचा कि हर मंगलवार को कैबिनेट की रूटीन बैठक होती है। जी जी जी। तो वो जो 3 अक्टूबर के बाद जो मंगलवार आ रहा था, उसके बाद एक मंगलवार और भी दिया गया, फिर बुधवार तक वेट किया गया, फिर वो पत्राचार हुआ सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, हथकरघा सचिव जी को, कपड़ा मंत्री जी को भी भेजा गया कि अगर आपने हमारी मांगे, और वो मांगे जो कोई अलग से मांग नहीं है, 3 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ताकार के रूप में श्री नवनीत सहगल जी के साथ टेबल टॉक हुई थी, और 3 पॉइंट हमारे एजेंडे तय हो गए थे, वो बिल्कुल तय थे, सिर्फ उसे शासनादेश की शक्ल देना था। फिर क्यों जरूरत पड़ गई? वो शासनादेश पे 3 बिंदु थे। पहला ये था कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का जो हमारा एरियर है और जो हमारा बकाया बिल है, वो सन 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर लिया जाएगा। ये पहला मुद्दा जो डिस्कस हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा हमारा जो पहलू था कि किसी भी बुनकर का एक्सप्लॉयटेशन और उत्पीड़न नहीं होगा, जो लाइन नहीं काटी जाएंगी, जो काटी गई हैं जोड़ी जाएंगी, जो FIRs हुए हैं, RCs हुई हैं, उन सबको वापस लिया जाएगा। ये दूसरा था। यानी आप कह रहे हैं कि आधी से कम बात मान ली गई, बाकी आधी छोड़ दी गई। हाँ, नहीं, उसमें एक और बिंदु था, 2 बिंदु मैंने बताया। तीसरा बिंदु ये था कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की बिलिंग और बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर 15 दिन के अंदर हम एक सर्वसम्मति से सर्वमान्य हल उसका निकालेंगे, और ये हल ऐसा रहेगा कि जो पहले से भी बेहतर व्यवस्था रहेगी। हम आश्वस्त होकर चले आए कि 15 दिन के बाद ये ग्राउंड रियलिटी उसकी हम चेक कर लेंगे। ग्राउंड पे चीज़ें नहीं आई। जब 40-42 दिन हो गया और हम अप्रोच करते रहे, पत्राचार और करेस्पॉन्डेंस करते करते थक गए, मुलाकातें करते करते थक गए, तब आपको फिर से मजबूर होना पड़ा लोकतंत्र में। फिर लेकिन अब ये सवाल उठता है, यहीं पर एक सवाल बड़ा उठता है उस्मानी साहब की, वो सरकार जो वायदा करके मुकर जा रही है, आपको फिर से आंदोलन करने का फैसला लेना पड़ रहा है, फिर आपने आंदोलन स्थगित कर दिया, क्या आप फिर से वैसा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? आप क्या है अगली रणनीति? नहीं, सबसे पहले तो हमने जब ये आंदोलन किया तो चूंकि ऐसा एक मुद्दा था जो बिल्कुल सॉर्टेड आउट था, तयशुदा था, उसको सिर्फ उसमें ज़मीन पर लाना था। तो हमने ये सोचा था कि चूंकि सरकार और उसका जितना भी शोर तंत्र है, भीड़ तंत्र है, ये बता रहा है कि बहुत सेंसिटिव है जन सामान्य के मुद्दों पर, हमने ये सोचा कि भाई हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद हमें बुलाया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उसको मिल बैठकर उसको हल किया जाएगा। सरकार ये कहती है कि हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है,
तो उस राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए हमने तो ये भी कहा कि हमें फ्लैट रेट दे दीजिए, उचित मूल्य वृद्धि के साथ दे दीजिए, चूंकि 2006 में मतलब पिछला जो आपका 72 रुपए कुछ पैसे फ्लैट रेट शायद रहा है, जी। उसको रिवाइज करने की बात आप कर रहे थे कि उसमें आप बढ़वा लें। हर मुद्दे पे हम कह रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने, तो कहाँ गतिरोध आपको लगता है, क्यों, आप क्या महसूस करते हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि जो सरकार जो बात कर रही है, सरकार के जरिए से जो बातें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं, ग्राउंड रियलिटी उसकी बहुत कंट्राडिक्टरी है, उसके पीछे विरोधाभास है। और विरोधाभास कैसे दूर होगा? जब हम बैठेंगे, जब डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात यही, फिर एक सवाल और आ जाता है कि फिजा में ये खबर तैर रही थी, अभी हाल में मुख्यमंत्री बनारस आए थे। हाँ। तो अब क्या सच है ये आप बताएंगे, हाँ, हकीकत क्या है? लेकिन ये बात आ रही थी क्षण के बाहर कि साहब मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मुकर्रर हुआ है और बातचीत होगी, हल निकल आएगा। तो क्या मुख्यमंत्री ने वार्ता की नहीं, यहाँ आए और चले गए? अब कहाँ गड़बड़ हो गई? आप लोगों की तरफ से चूक हो गई या सरकार ही नहीं तैयार हुई, मुख्यमंत्री नहीं तैयार हुए? नहीं, ऐसा है कि देखिए, अब यही संवेदनशीलता और संवेदनहीनता कहाँ कहा जाता है, संवादहीनता कहाँ कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर इस वक्त सड़कों पे है, उस वक्त सड़कों पे था। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को बनारस आना था, वो कार्यक्रम तय था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ताल्लुक और संबंध सत्ताधारी पार्टी से भी होता है, और वो जन सामान्य या बुनकरों की अगर एक जायज़ मांग है तो उसके लिए भी संवेदनशील होते हैं। तो वो पुल बने हुए थे, वो पुल बने हुए थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको 1 नवंबर सुबह में हम मुलाकात कराएंगे, मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता कराएंगे। 31 अक्टूबर को रात में 8 से 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी हाई ऑफिशियल मीटिंग ले रहे थे, और फिर उसके बाद 10 बजे एक दूसरी मीटिंग थी और 11 बजे डिनर था मोस्ट प्रोबेबली। 8:45 बजे एक हमें जो ऐसा बताया गया कि 8:45 बजे एक इमरजेंसी कोई कॉल आई और मुख्यमंत्री जी ने अपनी मीटिंग को वाइंड अप करके 8:45 बजे ही वो उठ गए और स्कॉट से कहा कि मुझे लखनऊ जाना है, और वहाँ पे शायद डीजीपी वगैरह के साथ उनकी कोई मीटिंग भी थी। तो यानी आपका कहना है कि मुख्यमंत्री बात करना चाहते थे और जो बीच में पुल बने थे वो भी सफलता की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ। ये एक नई परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से बात नहीं हो पाई। भाई वो सूबे के मुखिया हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब भविष्य में बात होगी फिर? ये संकेत मिल रहा है आपको? हम हमेशा पुरुमीद हैं। लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान और समस्याओं का आदान प्रदान अगर लोक सेवक से हम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और बात यह है कि 15 दिन जब हो गया और हमारे आगे कुआं पीछे खाई का मसला था, वो लोग जो 6-8 महीने से कोरोना काल में जो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, जिनके पास न खाने का साधन है, न रहने का साधन है, घर के गहने तक बिक चुके, वो पावर लूम जो घर के गहनों को बेचकर कभी खरीदी गई थी, जब कॉन्फ्लिक्ट एक बार हुआ था आज से 80s 90s के दौर में, आपको याद होगा, जब हैंडलूम और पावर लूम में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, मतलब हैंडलूम का माल बिल्कुल वो बहुत मंदी का शिकार था, तो हम सब कन्वर्ट हो गए थे पावर लूम में। उस वक्त हम अपनी बहन बेटियों का घर का कीमती सामान बेचकर वो लाए थे। वो पावर लूम अगर सरकार ने ये यूनिट बेस्ड बिलिंग सिस्टम अगर उसको लागू कर दिया तो आप यकीन मानिए कि वो पावर लूम 18 रुपये किलो में ये भट्टियों पे गला है इस कोरोना काल में। अब जो बच गए हैं, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं होता कि उसको संभालने के लिए हमसे वार्ता करें? हम तो अपने किसी फैसले पर, किसी बात पर अड़े भी नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2006 चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि सरकार अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई और आपको वक्त दिया, आपके जो हड़ताली बुनकर हैं उनके नेताओं को वक्त दिया, तो जब टेबल पर आप बैठेंगे तो एक तो आपकी मांग है जी कि साहब पुराना फ्लैट रेट फिर से बहाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सरकार इस बात पर अड़ी है कि नहीं, बदली हुई परिस्थितियों में नए हम उस दर से भुगतान नहीं ले सकते हैं। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या आपके जो आंदोलन के नेता हैं उन्होंने बीच का रास्ता भी कोई फार्मूला तलाशा है, या सिर्फ दोनों लोग अगर अड़े रहेंगे तो निश्चित है कि टेबल पर बात फिर फेल हो जाएगी? सरकार हो या सरकार के नुमाइंदे हो या बुनकर प्रतिनिधि हो, दिल साफ करके एक दूसरे की तकलीफ को समझकर
और आपस में मिल बैठकर दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना किया जा सकता। और फिर ये क्या है, हम तो उनकी प्रजा हैं। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोज तोप और मिसाइल दागे जाते हैं, मगर वार्ता का क्रम भी तो चलता है ना। हम तो आपकी प्रजा हैं, हमने तो आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 2006 से लेकर अब तक हमारे किसान भाइयों का आपने जितना बढ़ाया है, आप हमारा भी बढ़ा लीजिए। देखिए योगी जी जब लास्ट दिसंबर में जब बनारस आए थे, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं कि उस वक्त हमारे बुनकर नुमाइंदगान ने और हमारे सरदार साहिबान का एक डेलीगेशन उनसे मिला। उन्होंने ये कहा कि अब देखिए इसमें 950 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है, सरकार के लिए संभव नहीं है। हम लोगों का माथा ठनका कि ये 950 करोड़ रुपया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने प्रदेश में बुनकर हैं और जो कनेक्शन इन्होंने आवंटित किए हैं उसके अनुसार तो 450 करोड़ में हम उस दायरे में आ जाएंगे, वो प्लान हमारा कवर हो जाएगा। आप यकीन मानिए ये सब्सिडी जो छीनी जा रही है, सबसे बड़ा कारण खुद सरकार का बिजली विभाग है, जो पूरा गोरख धंधा में ये लगा हुआ है, संलिप्त है भ्रष्टाचार में। आप वेस्टर्न यूपी के अंदर चले जाइए, एक एक मॉल्स हैं जो बुनकरों के कनेक्शन पर पूरा मॉल चल रहा है, आइस फैक्ट्री चल रही है, आरा मशीन चल रही है। तो ये आपकी कमी है ना, ये आपके मैकेनिज्म में ना कमी है। वो बिल्कुल। लेकिन एक आरोप बहुत तेजी से लग रहा है, और क्या हकीकत है उस आरोप के पीछे? ये कहा जा रहा है कि बुनकर को फ्लैट रेट पर जो कनेक्शन मिला है उसका इस्तेमाल वो एसी चलाने में करते हैं या दूसरे लोगों को बेचते हैं, कारखाने चलाते हैं। क्या सच है ऐसा? देखिए प्रदीप साहब, ऐसा है कि किसी भी विभाग में, किसी भी समाज में 2-4% हर जगह अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह है। अच्छे लोग और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, वो किसी भी सोसाइटी में आप जाइए। अगर हम कह रहे हैं, हम सरकार से आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे समाज में भी कुछ इस तरीके के लोग हैं, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए जिसमें हमारे सहयोग की आवश्यकता हो। हम आपका महकमा 2 कदम चलेगा, हम 4 कदम चलेंगे। ये तो आपके मैनेजमेंट स्किल का कमाल होना चाहिए कि कैसे हम उसको मिनिमाइज करें, वो जो सरकार को लॉस हो रहा है हमारे नाम पर, चाहे वो हमारे बीच के लोग हों, चाहे वो दूसरे लोग हों जो बड़े बिजली के बड़े अफसरान से मिलजुल कर गोरख धंधा कर रहे हैं। 400-500 करोड़ रुपया की चपत जो लगाई जा रही है, पहले हम तो बड़े जो प्रॉब्लम है जहां से हमारे घर में पानी मर रहा है, पहले उस होल को हम बंद करें। फिर जो और भी चीजें हैं उस पर अगर आपको सर्वे कराना हो, आपको हमारे इलाके से कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हम जाके उस चीज को निश्चित करा दे कि भाई ये बुनकर है कि नहीं है, कहीं कार्ड में कोई कमी है। क्या होता है कि एडीआई का देखिए अभी सर्वे आया है, और वो सर्वे कैसे हुआ है? एयर कंडीशन कमरे में बैठकर, यानी जो सर्वे हुआ है उसमें जो बुनकर का पात्र नहीं है मगर उनका संबंधित है, उनका कोई रिलेटिव है या उनका कोई ताल्लुक रखने वाला है, उसका नाम है। जो 4, यानी आपका सीधा आरोप है सरकारी मशीनरी पर कि सरकारी मशीनरी की जो नाकामी है या सरकारी मशीनरी के अंदर जो पनप रहा भ्रष्टाचार है उसके चलते ये सारी गड़बड़ियां हैं और बुनकर और सरकार के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अभी मैं ताज़ा बता रहा हूँ, हम लोग हड़ताल पे पहले दिन गए, सरकार की तरफ से एक शासनादेश आया, रमन जी की तरफ से जो हथकरघा सचिव हैं, उनकी तरफ से ये आया कि भाई 31 जुलाई 2006 की जो बिल है आप उसी हिसाब से जमा कर लीजिए। हम उसका स्वागत करते हैं आपके माध्यम से। फिर दूसरा शासनादेश 28 अक्टूबर को हमारी हड़ताल के दौरान आया। जो पहला हमारा वहाँ पे 3 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी नवनीत सहगल जी के साथ, उसमें ये था कि कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे, जो काटे गए हैं वो जोड़े जाएंगे, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ये उसमें लिखित तौर पर आ गया। आज की वस्तु स्थिति आपको बताऊं, ये अभी बजटिया की तरफ 50 कनेक्शन तो मेरे जानते में है, मेरी नॉलेज में है, 50 कनेक्शन कल से आज के बीच में काटे गए। आपका शासनादेश ये कह रहा है और आपके जो विभागीय कर्मचारी हैं वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात हमारे जो कज़ाकपुरा का जो जोन है, कह रही है सरकार के किसी तरीके का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। वो आरसीडीसी करके 708 या 710 रुपया पर कनेक्शन चार्ज काट रहे हैं, यानी रिकनेक्शन चार्ज और डिकनेक्शन चार्ज, डिसकनेक्शन चार्ज ये काट रहे हैं। आप बजटिया भेलूपुर में चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि आप अक्टूबर तक की बिल जमा करेंगे तब हम 31 जुलाई वाली भी वसूली करेंगे। ये एक चीज और आपसे समझना चाह रहे हैं, नए दर पर वसूली शुरू हो गई है, लाइनें काटी जा रही हैं, कहाँ क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई का मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सर्कुलर आया सरकार की तरफ से, जो भी शासनादेश आता है वो पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक जैसा लागू होना चाहिए।
आप दूसरे ज़िलों में हम लोगों ने बात की, वहाँ दूसरी स्थिति है, यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ दूसरी स्थिति है। बनारस के कज़ाकपुरा जोन पर एक दूसरे नियम से वसूला जा रहा है, भेलूपुर जोन पर दूसरे नियम से वसूला जा रहा है, चांदमारी की तरफ दूसरे तरीके से वो वसूला जा रहा है। मेरा ये कहना है कि सरकार का जो शासनादेश आया है उसको अगर अधिकारी गण सही तरीके से वो ज़मीन पर नहीं ला पाए तो सरकारी मशीनरी की ये नाकामी नहीं तो और क्या है। आप खुद भी जाके उसकी विवेचना कर सकते हैं। आप कहिएगा तो मैं 50 नाम दे दूंगा जिसका काटा गया है, और आरसीडीसी की मैं रसीद दिखा दूंगा कितनी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ये दावा करती है कि वो संवेदनशील है, तो सत्तारूढ़ पार्टी के कई मिनिस्टर हैं जो इस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका पैतृक गांव, पैतृक शहर है ये बनारस। जब सरकार ने ये कहा कि हम ये 2 मुद्दे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, एक 31 जुलाई वाला और दूसरा ये रिकनेक्शन का जो मुद्दा है, तो जब सरकार का शासनादेश आया तो उसको एक कैंपेन अभियान के तहत उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, उनमें उनकी रहनुमाई करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ये सत्तारूढ़ दल के। अच्छा, आप इस आंदोलन में उस्मानी साहब, आपको लगता है कि पूरे बुनकर एकजुट हैं? एक बात बड़ी तेजी से बीच में उभर के आ रही है कि बुनकर 2 फाड़ हैं। एक तबका ये चाहता है कि साहब हड़ताल न की जाए, दूसरा तबका हड़ताल पर आमादा है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमारा बेसिक मुद्दा क्या है? हमारा बेसिक मुद्दा ये है कि सरकार यूनिट बेस्ड बिलिंग के फैसले को विड्रॉ करे और उचित मूल्य वृद्धि के साथ हमें फ्लैट रेट दे। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का एक बुनकर बिल्कुल मुत्तहिद है, संगठित है, यूनाइटेड है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर होंगे आपके अंदाजा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे बनारस में 1.5 लाख पावर लूम है, समझ लीजिए। 1.5 लाख पावर लूम का मतलब यह है कि 4 से 5 लाख लोग तो प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। परोक्ष रूप से बनारस में सिर्फ जो है कम से कम 10 लाख लोग जुड़े हैं। हम कह रहे हैं कि अगर उसमें जो जॉब वर्क कर रहे हैं, जो किसी गद्दी पर स्टाफ है, मुलाजिम है, वो इसी सनत की वजह से जिंदा हैं। एक टाली वाला टाली खींच रहा है, माल लेके जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 लाख बुनकर हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से कम तादाद नहीं है प्रत्यक्ष रूप से जो बुनकर हैं, और परोक्ष रूप से इस सनत से। अच्छा, ये बिनकारी का काम जो है, एक चीज़ और अपने दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या बिनकारी का काम सिर्फ बनारस में होता है या उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी होता है? नहीं, बुनकारी का काम बनारस है, भदोई है, मऊ एमा है, टांडा है, और गंज डुडवारा है, कुशीनगर है, संत कबीर नगर है, अमरढोबा है, कानपुर है, और आपका गोरखपुर है, जो हमारे योगी साहब का जहाँ मठ है, वहाँ बहुत सारे बुनकर है, चारों तरफ बुनकर है वहाँ। इसके अलावा बहुत सारे नाम जो भी, आजमगढ़, पूरा आजमगढ़ देख लीजिए। फ्लैट रेट खत्म किए जाने के सरकार के फैसले से ये पूरे सब अफेक्टेड है, सब पर असर। हमसे ज़्यादा तो दूसरी जगहों के, आप देखिए, टांडा की मैं बात कर लूँ। टांडा में जो हमारा बुनकर भाई है वो गमछा बनाता है। अब वो गमछा जैसे 23-24 रुपये का एक गमछा पड़ता है। अगर सरकार जो यूनिट रेट अभी उसने कमर्शियल रेट पे जो लागू किया है, अगर वो लागू कर देगी तो तकरीबन 7 से 8 रुपया महंगा वो गमछा हो जाएगा उनका। उस पर 25 पैसा 30 पैसा उसको पर मीटर के हिसाब से मजदूरी मिलती है कारीगर को, और अभी तक कभी हम अपने कॉस्ट को उसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे। हमारा ये भिवंडी वगैरह से बहुत सख्त कंपटीशन है। हमारा रॉ मटेरियल कोई भी यूपी में प्रोड्यूस नहीं होता, हमारा रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है। पहले से हमारी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ एक जरिया हमारे पास ये बिजली का था, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे थे। अब बिजली का जो हमें झटका लगा है, ये सनत नहीं बचेगी तो जो सरकार ये कह रही है आत्मनिर्भर भारत, उस स्कीम को भी धक्का लगेगा, और ये एक तरीके से असंभव है। बनारस की जो इकोनॉमी है, बनारस में, मैं तो, आप बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, बनारस में मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़ा और फैशन एपरल्स नहीं बिकेंगे, यहाँ आलू ढंग से कोई खरीद नहीं पाएगा। उसकी आलू खरीदने वाले की भी परचेजिंग पावर अफेक्टेड होगी, ये दावा है मेरा। जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे। आपने 1.5 लाख लूम बताया, एक अंदाजा, एक अनुमान है कोई मोटे। तो इन 1.5 लाख में जो लूम हैं उनमें 2 किलोवाट 3 किलोवाट के कितने कनेक्शन हैं,
या उससे ऊपर के कितने कनेक्शन है, इस तरह के कुछ आपके पास आंकड़े हैं? देखिए कुछ लोग ये र्यूमर आपके जरिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे ऊपर ये भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार 5 किलोवाट तक की छूट दे रही है, ये लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। इस तरीके की र्यूमर थी। आपके ज़रिए से ये मामला साफ हो जाए। देखिए, सबसे पहले जब दिसंबर में जब बुनकरों का एक डेलीगेशन गया था लखनऊ में, तो वहाँ पर किसी साहब ने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी साहब ने ये 5 किलो का ये राग अलापा वहाँ पर ये मुद्दा उठाया। उस वक्त कपड़ा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई आप एक ऐसा प्रस्ताव बनाइए जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए सर्वमान्य हल के रूप में हो। मैं सिर्फ बनारस का या मऊ का या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया या डिस्ट्रिक्ट का कपड़ा मंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का हूँ। अब जैसा कि मैंने टांडा के बारे में बताया, वहाँ के लोग, उनकी जो मशीन होती है वो बहुत हैवी लोड लेती है, और जब हैवी लोड लेती है तो मुलायम सिंह सरकार में 2006 जब मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने उस शासनादेश को जब लागू किया था, 150 केवी तक का वो प्रोसीजर उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था। यहाँ एक सवाल उठता है सीधा सा कि आपके अनुसार बनारस का अगर लिया जाए तो बनारस में कितने पावर लूम ऐसे होंगे जो 5 किलोवाट से अंदर के? यानी पर पावर लूम जो जनरल जो जुगाड़ है, जो जुगाड़ लूम हमारे यहाँ है, जो सूरत वगैरह से आती है, उसको किया जाता है, वो तो एक पावर लूम आधा केवी का वो लोड लेती है जनरली। कुछ रेपियर वगैरह हैं तो वो 2 केवी 1 केवी जिसका जैसा हो, वो एक अलग सवाल है। मेरा कहना ये है कि खुद कपड़ा मंत्रालय के जो प्रस्ताव में है, उत्तर प्रदेश के हथकरघा विभाग के प्रस्ताव में है, वो 75 केवी के हिसाब से, यानी उन्होंने जो छूट अभी प्रोवाइड की है 120 यूनिट पर 3.5 रुपये के हिसाब से, तो उसमें 75 केवी ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो जो चीज़ अगर हमसे ये कहा जाए कि हम 5 ही देंगे, तो मैं तो कहता हूं कि पहले हम उसको लेंगे, फिर आगे देखेंगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फिर नहीं, कहीं ये लड़ाई ऐसी तो नहीं कि 5 किलोवाट के गरीब बुनकरों के नाम पे जो उससे अधिक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनको फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल यही तो चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी आंदोलन बहुत संगठित होकर, आपने देखा होगा, आपको भी एक लंबा तजुर्बा है जन आंदोलनों का, जो 3 सितंबर को जो हमारा हुआ था वो ऐतिहासिक आंदोलन था, और उसमें कोई भी आदमी इस सनद से जुड़ा हुआ, वो हर आदमी हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड था। अब जब होता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे मुद्दे डाल देते हैं जिसमें बाइफर्केट कर दिया जाता है गरीब और अमीर। आपने कभी किसी किसान के बारे में सुना कि 1 बीघे का किसान और 10 बीघे का किसान? अगर किसान को वो छूट मिल रही है तो तमाम किसान उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। उस किसान, उसमें कुछ लोगों के पास BMW कार भी है। नहीं, फिर जो साधन संपन्न किसान है या बुनकर, हम बुनकर की बात कर रहे हैं, जो साधन संपन्न है, जो बिल का भुगतान कर सकते हैं, जिनका बड़ा कारोबार है, उनको भी वही सुविधा मिले और गरीब को भी मिले। देखना, ये इस पर गौर कर रहा है कि नहीं आपका आंदोलन, आपके नेता? प्रदीप साहब, देखिए, ये देखना ये सरकार का काम है। ये चीजें सरकार तय करे। हम तो कह रहे हैं कि अगर उसको ये लगता है, हमें बुलाए, हमसे बात करे, हम भी 2 कदम चलेंगे, सरकार भी 2 कदम चले। हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मुद्दे हल हों, और वो मुद्दे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारी जिंदगियों से जुड़े हल हों। एक जो चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे। एक लोगों की एक धारणा है, एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, एक तस्वीर बनी हुई है। जब बुनकर की बात आती है तो लगता है लोगों को कि साहब किसी खास मजहब के लोग ही इस कारोबार में लगे हुए हैं। क्या ऐसा है? सिर्फ खास मजहब के लोग ही बुनकर हैं? इस सवाल के जवाब में मैं पहले 100 बार एडवांस में आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सुलगता हुआ सवाल आपने किया है। देखिए, ख़ास तौर से जो बुनकारी की सनत है उसमें 40% हमारे हिंदू भाई हैं, और सभी कास्ट के, सभी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें मौजूद हैं। 60% हम हैं, 40% हमारा हिंदू भाई है जो वीवर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद अगर आप आ जाइए, ज़री बनाने वाले और इसका जो रॉ मटेरियल का बिज़नेस करने वाले 90% हमारे हिंदू भाई हैं। और माल प्रोड्यूस होने के बाद जो हम अपनी लोकल मार्केट में, चौक में, और इस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में, इंटर स्टेट जिसका बिजनेस है, उसमें 90% हमारे हिंदू भाई हैं। तो इसको किसी ख़ास मज़हब के चश्मे से देखना, मैं समझता हूँ कि यह सरासर जुल्म है।
अगर मुसलमान इस सनत का ताना है तो हिंदू इस सनत का बाना है। और हमेशा, और यही बात है कि ये सिर्फ हम साड़ी नहीं बनाते, हम एक तहजीब को संवारते हैं, एक तहजीब को लेकर चलते हैं इसके जरिए से। ये आज की कोई नई तहजीब नहीं है, ये सदियों पुरानी तहजीब है। सही कहा इस्माइल भाई, आप बनारस में सिर्फ साड़ी नहीं बनती, बनारस में सिर्फ सिल्क का काम नहीं होता, कपड़े नहीं बनते, बल्कि बनारस में बनारस का बुनकर रिश्तों को बुनता है, बेहद रेशमी रिश्तों को बुनता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि बनारस का साड़ी उद्योग, या सिर्फ एक लफ्ज़ में कहें तो बनारसी साड़ी, बनारस में गंगा जमुनी तहजीब का मजबूत ताना बाना है। इसे किसी मजहब के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। ये उद्योग अगर तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, तो निश्चित जान लीजिए बनारस की पहचान पे खरोंच लगेगी, बनारस की माली हालत पर खरोंच लगेगी, बुनकर बेमौत मारा जाएगा, और बनारस में जो गंगा जमुनी तहजीब का ताना बाना है वो टूट के बिखर जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम आप सब मिल के बनारसी साड़ी को, बनारसी वस्त्र उद्योग को बचाने की पुरजोर कोशिश करें। अपील करें सरकार से कि सरकार टेबल के जरिए, टेबल पर बातचीत के जरिए बुनकरों से कोई रास्ता बीच का निकाले। और हम अपने हड़ताली बुनकरों से भी ये कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी समस्याएं बातचीत से हल होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता बनेगा, और अगर बातचीत का रास्ता नहीं बना और दिवाली के बाद फिर ये गरीब बुनकर बेमियादी हड़ताल पर, जिन्हें इनकी ज़ुबान में मुर्री बंद कहा जाता है, अगर चले गए तो तय मानिए कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ेंगे और पूरा का पूरा बनारसी साड़ी उद्योग तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उस्मानी साहब, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक बार फिर बड़ी विनम्रता के साथ तहे दिल से आपसे पुरजोर गुजारिश करना चाहेंगे कि जहाँ कहीं से भी आपकी आवाज़ अगर सरकार तक पहुँचे, आपकी आवाज़ अगर हड़ताली बुनकरों तक पहुँचे, तो दोनों से अपील करिए कि बीच का रास्ता निकालिए। सिर्फ सरकारी नफ़ा नुकसान के आधार पर किसी परंपरागत उद्योग को लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। अगर सरकार को कुछ घाटा उठाना भी हो तो उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है। बनारसी साड़ी हमारी पहचान है, हमारी रवायत है, हमारी परंपरा है, गंगो जमुनी तहजीब की पहचान है। तो इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ आज आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे सिर्फ बुनकरों की बिजली की नहीं, सिर्फ पावर लूम के फ्लैट रेट की नहीं, बल्कि अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे स्मार्ट मीटर के नाम पर आम आदमी की जेब पर जो डाका डाला जा रहा है उस पर पूरी बेबाकी के साथ, ताकि हकीकत आपके सामने आ सके और सच जिंदा खड़ा हो सके। नमस्कार।